हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम आरसीसी का यूनिट नंबर 3 जो कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 जिसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ना था, उस पे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके बेसिक पे, तो मैंने उसे कंप्लीट किया था। और नेक्स्ट का जो यूनिट था यानी यूनिट नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने लिमिट स्टेट मेथड से रिलेटेड जितने भी सारे IS कोडल प्रोविज़न थे और जो आपके सिलेबस में पढ़ने थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया। यूनिट नंबर 3 जहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ये यूनिट नंबर 3 है। क्या है? एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ओके, देखिए हमने सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में पहले मैंने जब स्टार्ट किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड या फिर वो लिमिट स्टेट मेथड, दोनों में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो बेसिकली सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है? देखो, सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन मतलब होता है कि ये देखो, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है और मैंने बताया था कि न्यूट्रल एक्सिस होता है जो पूरे एरिया को दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है इस तरीके से, है ना। ये क्या था? हमारा न्यूट्रल एक्सिस था और ऊपर में ये था कंप्रेशन जोन और नीचे में क्या था? नीचे में था हमारा टेंशन जोन। ठीक है, तो बेसिकली हम जो रिइंफोर्समेंट है, जो लोहा है, जो स्टील है, हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील जो होता है, जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक होता है, कॉम्प्रेशन में स्ट्रांग होता है। तो हमें कॉम्प्रेशन में यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम टेंशन में रिइंफोर्समेंट को दे रहे हैं। तो वैसे सेक्शन को कहा जाता है सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। क्या कहा जाता है? सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब डबली किसको कहते हैं? मतलब आगे का चैप्टर जो यूनिट नंबर 4 आने वाला है जिसमें एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में सिर्फ बॉटम में रिइंफोर्समेंट में होता है। ठीक है, ऊपर में भी होता है, लेकिन ऊपर में जो होता है ना, होल्डिंग बार होता है। यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट होता है ये उसे होल्ड करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे जो एडिशनल रिइंफोर्समेंट डाला जाता है सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में, इसको कहा जाता है होल्डिंग बार। स्ट्रेंथ के पर्पज़ से यहाँ पे कोई भी स्टील कंप्रेशन जोन में नहीं डाला जाता है, इसलिए ऐसे सेक्शन को कहा जाता है सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, क्योंकि हम रिइंफोर्समेंट को सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में हमने इम्बेड किया है। ठीक है, अब अगर हम कंप्रेशन जोन में भी रिइंफोर्समेंट को डालें फॉर दी पर्पस ऑफ स्ट्रेंथ, किसके लिए? स्ट्रेंथ के पर्पस के लिए, तो वैसे सेक्शन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्रेशन में भी स्टील को डाला और टेंशन में भी स्टील को डाला, दोनों में डाला, और दोनों का जो हमारा पर्पस है स्ट्रेंथ। ठीक है, जिससे हमें कंक्रीट में स्ट्रेंथ मिल पाए, तो ऐसे सेक्शन को कहा जाता है डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन दोनों में स्टील को डालेंगे, तो वैसे सेक्शन को कहा जाएगा कौन सा सेक्शन? डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में और डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में डिफरेंसेस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमें इस यूनिट के अंदर में जो डिज़ाइन करना है और एनालिसिस करना है दो बीम का जो टाइप है, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम और एक है आपका कैंटिलीवर बीम। इस दोनों बीम के डिज़ाइन एंड एनालिसिस के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक-एक करके सारे के बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैसा बीम है? ये बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप आ रहा है, यानी जो डायग्राम आ रहा है कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको भी शो कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे ये लोड W दिया गया है, लोड देने के बाद में ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। तो नीचे वाला पार्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट में क्या है? यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है?
टेंशन, है ना। इसी को यहाँ पे टी से डिनोट किया गया है। कौन सा फोर्स? टेंसाइल फोर्स, टी से। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये कंप्रेस हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? लोड आने से कंप्रेस हो रहा है और नीचे वाला पार्ट टेंशन में है ना। तो जहाँ पे टेंशन में हमारा जो पार्ट है उसी में हम रिइंफोर्समेंट को डालते हैं। तो यहीं पे आप देख रहे होंगे ऊपर में जब मैंने डाला था तो यहीं पे रिइंफोर्समेंट को क्या किया जाता है? डाला जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम के केसेस में। ठीक है, देखिए सिंपली सपोर्ट बीम के केस में जो टेंशन मेंबर है वो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आ रहा है, इस तरीके से है ये न्यूट्रल एक्सिस आपका। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन है, ऊपर में क्या है? कंप्रेशन जोन है। लेकिन देखिए आगे मैं अभी बताने जा रहा हूँ कैंटिलीवर बीम के केसेस में, जो कि हमेशा कन्फ्यूज होता है बच्चे से, इंटरव्यू में या एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्योंकि जनरली बच्चे जो याद रखते हैं कि कंप्रेशन जोन ऊपर होता है न्यूट्रल एक्सिस से और टेंशन जोन नीचे होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे टेंशन जोन ऊपर चला जाता है। कौन सा केसेस हैं आगे भी हम देख कर आपको बताते हैं कि वैसा कैंटिलीवर बीम का कौन सा केस है जहाँ पे कंप्रेशन जोन नीचे आ जाता है। देखिए यही एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इन कैंटिलीवर बीम कंप्रेशन जोन एग्जिस्ट। कैंटिलीवर में कंप्रेशन जोन कहाँ पे होता है? तो बच्चे कंफ्यूज होकर के ये समझते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन होता है, लेकिन कैंटिलीवर बीम के केसेस में यहाँ पे कंप्रेशन जोन नीचे आ जाता है। क्योंकि जैसे अगर कैंटिलीवर का आप अगर ड्रॉ करें डिफ्लेक्टेड शेप, तो देखिए इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, लोड आने के बाद में ऐसा डिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे आप लोड दिया W, तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे टेंशन में आ रहा है। अब मान लीजिए कि ये न्यूट्रल एक्सिस आपका है, यहाँ पे ये क्या है? ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। अब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे टेंशन आ गया। क्या आ गया? टेंशन आ गया। और नीचे वाला पार्ट में क्या आ गया? कंप्रेशन आ गया। तो जस्ट रिवर्स हो गया इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देख रहे थे कैसे होता था, नीचे में आता था कंप्रेशन, नीचे में आता था टेंशन, ऊपर में आता था कंप्रेशन। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के केसेस में। लेकिन देखो यहाँ पे कैंटिलीवर के केसेस में क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे यहाँ पे कंप्रेशन है, ठीक है, और ऊपर में टेंशन है। आप डिफ्लेक्टेड शेप देख करके बता सकते हो कि कैसा हो सकता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन का शेप था कुछ इस तरीके से हो रहा था, ऐसे हो रहा था, है ना, ऐसा हो रहा था, है ना। जबकि देखो, जबकि यहाँ पे कैंटिलीवर बीम में ऐसे हो रहा है। तो जो पार्ट ऊपर, ये आपको डिफ्लेक्टेड शेप से पता चलेगा कि कौन सा कंप्रेशन में है, कौन सा टेंशन में है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ कि कैंटिलीवर में कंप्रेशन नीचे आ जाता है, टेंशन ऊपर चला जाता है। बट नॉर्मल केसेस जो बीम के हैं, सिंपली सपोर्टेड है, तो उस केसेस में आपका कंप्रेशन जोन जो होता है वो ऊपर होता है, टेंशन जोन नीचे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर में पढ़ा था और उस पर बेस्ड हम लोगों ने बहुत सारे क्या क्वेश्चन को भी ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना। तो देखिए काफ़ी आसान होगा आपके लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहले बीम है, तो बीम का आपका टोटल डेप्थ होता है ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D, इसको कहा जाता है ओवरऑल डेप्थ। क्या कहते हैं इसको? ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफेक्टिव डेप्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव डेप्थ मतलब होता है कि टॉप मोस्ट आपका कंप्रेशन जोन है, यहाँ से लेकर के जो आपका रिइंफोर्समेंट है, जो आपने लोहा डाला है टेंशन जोन में, उसके सेंटर तक, कहाँ तक? उसके सेंटर तक जो आपका डिस्टेंस है उसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं और जिसको कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन से बताया था ऑलरेडी जब मैंने वर्किंग स्ट्रेस पढ़ाया था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप ये चीज़ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे दिक्कत होगा। ठीक है, और मैंने इसमें बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को कराए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए नीचे में जो रिइंफोर्समेंट का टेंशन वाला पार्ट है, जहाँ पर उसका सेंटर है, उसके सेंटर से ले करके नीचे वाला टेंशन जोन तक का जो पार्ट है, इसको कहा जाता है इफेक्टिव कवर। ठीक है, और मैंने इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताया था आपको कि इफेक्टिव कवर क्यों छोड़ा जाता है। क्योंकि अगर ये स्टील है और स्टील में अगर आप कवर नहीं प्रोवाइड करोगे तो स्टील डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा वेदर का, हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा। और हमारा जो वेदर कंडीशन है वहाँ पे हो सकता है कि कभी बारिश हो रही है, रेनी सीज़न है, इसके अलावा कभी वहाँ पे सनी डे होता है यानी कि धूप रहता है। इसके अलावा एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वहाँ पे आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? एडवर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना। तो अगर उसके कांटेक्ट में हमारा स्टील आता है
तो वहाँ पे क्या होता है, जंग लगने का चांसेस होता है, जिसको कहा जाता है कोराजन, है ना। और उसी प्रोसेस को कहा जाता है, जिससे जंग लग जाता है उसको कहा जाता है रस्टिंग। क्या कहा जाता है, रस्टिंग। आप देखते हो कि अगर लोहा को अगर ज़मीन पर रखते हो बहुत दिनों तक रह जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, या फिर पानी उस पर आ रहा है, या फिर धूप आ रहा है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के कारण में वहाँ पे जो स्टील होता है वो रस्ट कर जाता है, ठीक है। तो रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग होने के कारण से आपका जो कंक्रीट है वो क्रैक कर जाएगा। और आप देखते हो कि रस्टिंग के कारण से ही बहुत सारे जो सेक्शन है कंक्रीट के वो क्रैक कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंक्रीट के जो सेक्शन होते हैं वो क्रैक कर जाते हैं, ठीक है। इससे हमको क्या करना है, कंक्रीट के सेक्शन को बचाना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इफेक्टिव कवर को छोड़ा है, ठीक है। देखो, एक होता है इफेक्टिव कवर, एक होता है नॉमिनल कवर। इसमें भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। तो इफेक्टिव कवर क्या होता है, स्टील का जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल से लेकर के नीचे वाले पार्ट तक को कहा जाता है इफेक्टिव कवर। और नॉमिनल कवर मतलब होता है कि स्टील का जो बॉटम पार्ट है, स्टील का बॉटम पार्ट कहाँ पे है, देखो स्टील का बॉटम पार्ट यहाँ पे है, नीचे में, यहाँ पे, उसके नीचे से लेकर के नीचे वाला पार्ट को कहा जाता है नॉमिनल कवर, ठीक है। याद रहेगा, स्टील के बॉटम से लेकर के नीचे वाले पार्ट को नॉमिनल कवर और स्टील के सेंटर से नीचे वाले पार्ट को इफेक्टिव कवर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए आपको, नॉमिनल कवर क्या होता है और इफेक्टिव कवर क्या होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में यहाँ से कन्फ्यूज, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर है आपका जो स्टील का सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से लेकर के नीचे वाले टेंशन वाले पार्ट तक को पार्ट को कहा जाता है इफेक्टिव कवर। और स्टील के बॉटम से लेकर के टेंशन वाले नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है नॉमिनल कवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। अब देखिए, एक टर्म आता है यहाँ पे स्टीरअप, ठीक है। स्टीरअप क्या होता है, ये चीज़ आप समझिए ध्यान से, ठीक है। आप लोग सभी बीम को बांधते हुए, लोहा को बांधते हुए बीम के अंदर में देखा होगा आप लोगों ने। तो स्टील को डाल करके, अब स्टील तो चारों तरफ से आपने डाल दिया, स्टील को आपने डाल दिया कहाँ पे, टेंशन वाले पार्ट में, ठीक है। और ऊपर में आप लोगों ने होल्डिंग बार को डाला। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हम सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन पढ़ रहे हैं, और सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में टेंशन वाले पार्ट में कोई भी, कंप्रेशन वाले पार्ट में कोई भी स्ट्रेंथ पर्पस के लिए स्टील को इम्बेड नहीं किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टील देने का पर्पस होता है कि नीचे वाला जो पार्ट है उसको होल्ड करके रखना, उसको रोक करके रखना। अगर आप कंप्रेशन जोन में कोई भी होल्डिंग बार नहीं देंगे तो आपका जो बॉटम वाला पार्ट में जो स्टील है टेंशन वाले पार्ट में, वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए वहाँ पर होल्डिंग बार दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने दिया है होल्डिंग बार। स्टूडेंट, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको समझे अच्छे से, ठीक है। बाकी बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है आरसीसी के केसेस में। अगर आप यहाँ पे नहीं समझेंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे, आपको तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक टर्म आता है स्टीरअप। स्टीरअप क्या होता है, स्टीरअप क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा स्टील को जब डाला जाता है बीम के अंदर में, तो उसको किनारे किनारे से एक पतले वायर से बांधा भी जाता है, ताकि ज़रा सारा स्टील है वो एक साथ होल्ड करके रखे। तो जो पतला वायर आप देखते हो ना, जो पूरे स्टील को बांध करके रखता है, ऐसे पूरा स्टील जो है आपने दिया है, जो इसमें टेंशन बार में, टेंशन फॉर्मेट में उसको बांध करके रखता है। जो पतला वायर होता है 8 से 10 mm का वायर, जिससे पूरा बाइंडिंग किया जाता है उसी को, और उसका प्रॉपर स्पेसिंग होता है। क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिंग होता है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो स्पेसिंग भी निकालेंगे स्टीरअप का, कि स्टीरअप का जो स्पेसिंग है वो कितना होगा, ठीक है। अभी बेसिकली आप समझो टर्म को, ताकि जब हम आगे डील करें क्वेश्चन के साथ में तो वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि स्टीरअप क्या होता है। तो स्टीरअप मतलब जो आपने स्टील डाला है उसको बल्क करने से क्या करता है, रोकता है, मतलब सारे स्टील को एक जगह पे विथ होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो होता है हमारा स्टीरअप, या उसको रिंग भी कहते हैं हम लोग। रिंग भी आप देखते होंगे जब भी हम बीम बनाते हैं या कॉलम बनाते हैं, तो उसमें एक देखना किनारे किनारे से सारे स्टील को बाइंड करने के लिए, बकलिंग से बचाने के लिए वहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीम के केसेस में स्टीरअप बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आता है न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको ऑलरेडी पता है न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, आप लोगों ने क्वेश्चन करा है बहुत सारे पहले। तो देखो, न्यूट्रल एक्सिस यानी कि कंप्रेशन और टेंशन जोन को डिवाइड करता है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस होता है यहाँ पे, और ऊपर से जो डेप्थ होता है कंप्रेशन से लेकर नीचे तक, इसको एक्सयू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक्सयू इसको कहा जाता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है। तो ये सारा टर्मिनोलॉजीज था इस पर्टिकुलर एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन का, क्योंकि अभी हम जैसे क्वेश्चन को करेंगे आगे हम आने वाले पार्ट में 1-2 लेक्चर के बाद में, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। 1 मिनट पानी पी ले रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग फिगर को देखें, फिगर में क्या क्या मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ पे टेंसाइल एरिया ऑफ स्टील है AST। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपको फिगर से सारा कुछ जो है डिक्लेयर हो गया होगा ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए मैंने जो बताया आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी गई हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। D इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन, स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन, स्मॉल बी विड्थ ऑफ द बीम सेक्शन, XU डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप फाइबर, AST एरिया ऑफ स्टील इन्फोर्समेंट इन टेंशन। ये सारी चीज़ें मैंने वर्किंग स्ट्रेस में भी बताया था। इफेक्टिव कवर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्टील टू द बॉटम मोस्ट एज ऑफ द बीम। मैंने बताया था अभी इफेक्टिव कवर के बारे में कि जो स्टील है, मान लो ये स्टील है और बॉटम वाला ये टेंसर पार्ट है, तो इसके सेंटर से लेकर के, कहाँ से लेकर के, इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक वाले पार्ट को कहा जाता है इफेक्टिव कवर। क्या कहा जाता है? इफेक्टिव कवर। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे समझिए। अब स्टील का जो बॉटम वाला पार्ट है, स्टील का बॉटम वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक का है? स्टील का बॉटम वाला पार्ट यहाँ से लेकर के और नीचे टेंशन वाला पार्ट, इसको कहा जाता है नॉमिनल कवर। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नॉमिनल कवर। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई आपको डाउट रह गया होगा इसमें। ठीक है, यही लिखा हुआ है, कंक्रीट कवर प्रोवाइडेड टू द स्टील इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल साइडेड, दैट मीन्स बिलो स्टीरअप के नीचे से लेकर के टू द बॉटम मोस्ट एज ऑफ द बीम। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है। मुझे लगता है कि इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर में कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है। न्यूट्रल एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया भी था, और कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में आप समझ सकते हो कि बेसिकली होता है क्या, न्यूट्रल एक्सिस की जो आपका कंप्रेशन और टेंशन जोन है उसको डिवाइड करता है, यानी कि जो हमेशा जो ये एक्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपका उस सेक्शन का, उसके अलॉन्ग वो लाइज करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये उतना सारा इंपॉर्टेंट आपको बताने के नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप ये सब जान रहे हो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर करा रखे हैं न्यूट्रल एक्सिस पे बेस्ड। तो ऐसे एक बार देख लो आप, न्यूट्रल एक्सिस ये वाला पार्ट है, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस कर रहा है, जो कि टेंशन और कंप्रेशन जोन दो पार्टों में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन, नीचे वाला पार्ट टेंशन इन जनरल केसेस। बट इन द केस ऑफ कैंटिलीवर इसके केसेस में जस्ट रिवर्स हो जाता है। मैंने आपको बताया था इस केसेस में उसका डिफ्लेक्टेड से कुछ इस तरीके से आता है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, टेंशन में चला जाता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये कंप्रेशन में चला जाता है। ये डिपेंड करेगा उसके जो डिफ्लेक्टेड शेप है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो टर्म है आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक्चुअली मैं नोट्स नहीं बना पाता हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको लिख सकते हो, इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस का आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने ऊपर आपको डायग्राम से सब कुछ बता दिया है, आप नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला पार्ट आप समझ जाते हो। ऐसे आप ये वाला पार्ट जो है ना स्मॉल डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना यहीं तक। ठीक है, इससे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो इसको एक बार, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमको चलना पड़ेगा स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम पे। ठीक है, वहाँ से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। ठीक है, मैंने लिमिट स्टेट मेथड जब पढ़ाया था तो वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था कि स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में कितना स्ट्रेस होता है, कितना स्ट्रेन होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक बार मैं उसको एब्रिवेटेड फॉर्म में एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो यही बीम है, हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं। नीचे वाला पार्ट में एरिया ऑफ स्टील AST प्रोवाइड किया गया है। बीम का जो विड्थ है वो B है, स्मॉल b। अब जो इफेक्टिव डेप्थ है वो स्मॉल d है। इफेक्टिव डेप्थ मतलब व्हाट, जो आपका ऊपर वाला जोन है कंप्रेशन जोन, उसका टॉप मोस्ट से लेकर के स्टील के सेंटर तक का जो डेप्थ है वो स्मॉल d है, उसी को कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। XU मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, जो कि आपके टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो डायग्राम, पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये मैंने बताया कि पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। इस तरीके से यहाँ पे जनरली जो होता है इस तरीके से ये पैराबोलिक होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, और मैंने बताया भी था कि डिज़ाइन स्ट्रेस के वैल्यू 0.45 FC के आता है। ये कहाँ से आता है, इस मैंने सारे को यहाँ पे ड्राइव भी किया है सबसे पहले के एग्जाम्पल में। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम हर चीज़ को ड्राइव नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो मैंने पहले बता दिया उसको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो डिज़ाइन स्ट्रेस का वैल्यू आउटर मोस्ट फाइबर में जो होता है कंप्रेशन फाइबर में, वो होता है 0.45 FC के, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये लाइज कहाँ पे करेगा, ये जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है इसके एक्चुअली स्टूडेंट एक डेरिवेशन है, बट इतना ज़्यादा आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको याद रखना, टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो होता है 0.36 FC के इंटू B इंटू XU, इसको आपको याद रखना है। कंप्रेसिव फोर्स
0.36 FCK B इंटू XU, ये लगता है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है, CG पे। और जो टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर के CG का डिस्टेंस होता है ये होता है 0.42 XU। कितना होता है? 0.42 XU। मैं बार बार इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। पहला डिज़ाइन स्ट्रेस 0.45 FCK, टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK B इंटू XU, जो लगता है टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से 0.42 XU डिस्टेंस पे। ये सब IS कोडल क्या है? प्रोविज़न है। IS कोड में ये सारा चीज़ दिया गया, IS कोड से ही सारा चीज़ आया है। तो ये चीज़ आप एक बार इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर याद आप नहीं रखेंगे तो एग्जाम में जब आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिर आप कर नहीं पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो टोटल ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट था ये स्मॉल क्या था? यहाँ तक स्मॉल d था, ठीक है। टर्म को समझते चलिए आप लोग, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.42 XU है। कितना? 0.42 XU। तो देखिए ये जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है और नीचे में स्टील है तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। अब ये टेंसाइल फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी IS कोड प्रोविजन से है। 0.87 FY इंटू AST। कितना? जो कंप्रेसिव जो टेंसाइल फोर्स लगेगा ये होगा 0.87 FY इंटू AST, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स लग रहा है और टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो दो इक्वल अपोजिट जहाँ पे फोर्स लगता है वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है? कपल का फॉर्मेशन होता है, यानी वहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होगा और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहा जाता है लीवर आर्म। क्या कहा जाता है? लीवर आर्म। जो कंप्रेशन फोर्स आपका लग रहा है और जो नीचे बॉटम में जो टेंशन फोर्स लग रहा है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस को कहा जाता है लीवर आर्म। क्या कहा जाता है? लीवर आर्म। डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंशन फोर्स, ओके। और ये कितना होगा? ये लीवर आर्म कितना होगा? मैंने आपको बताया कि इसके बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। टोटल d है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.42 XU है, तो ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे? d माइनस 0.42 XU। कितना हो जाएगा लीवर आर्म? d माइनस 0.42 XU। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लीवर आर्म कितना होता है। ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बिकॉज ये सारे डिपेंडेंट है इंडियन स्टैंडर्ड कोड पे, ठीक है। तो इतना चीज़ मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में डिज़ाइन स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स होता है वो कितना होता है? 0.36 FCK B इंटू XU, जो कि टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से 0.42 XU डिस्टेंस पे लगता है एज पर IS कोड, ठीक है। अब नीचे में जो टेंसाइल फोर्स होता है वो होता है 0.87 FY इंटू AST। एक और टर्म इसमें याद रखना है वो है लीवर आर्म, जो कि कंप्रेशन और टेंशन फोर्स, जो यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है और नीचे में ये जो फोर्स लग रहा है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है लीवर आर्म, जो कि d माइनस 0.42 क्या है? XU है, ओके। अब स्ट्रेन में चलते हैं हम लोग, स्ट्रेन वाले पार्ट में। यहाँ से भी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये डायग्राम ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है वहाँ पे जो स्ट्रेन होता है 0.0035। बिल्कुल इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, भूलिएगा नहीं आप, एग्जाम में एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो स्ट्रेन होता है वो होता है 0.0035, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर में कितना होता है या एट द लेवल ऑफ स्टील कितना होता है, तो ये होता है 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002। कितना होता है? 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002। या आउटर मोस्ट किस में? टेंशन फाइबर में जो स्ट्रेन होता है ये होता है एट द लेवल ऑफ स्टील 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002। बिल्कुल याद रखिएगा, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में 0.0035, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जितना डाटा मैंने अभी आपको बताया है इसको 2 बार 3 बार जरूर सुन ले ताकि आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो वहाँ से आसानी से कर सके। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है लिमिट स्टेट सेक्शन में, तो पैराबोलिक होता है, ओके। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि आउटर मोस्ट जो आपका कंप्रेशन फाइबर है वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, तो 0.0035। आउटर मोस्ट स्टील वाला सेक्शन में कितना होता है यानी टेंशन में, तो 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002, ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कहाँ से आ सकता है कि कंप्रेशन फोर्स कितना होता है एज पर लिमिट स्टेट मेथड, तो 0.36 FCK B इंटू XU, ठीक है। टेंशन फोर्स कितना होता है, तो 0.87 FY इंटू AST, ओके। लीवर आर्म क्या होता है, तो कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लीवर आर्म कहते हैं, जो कि d माइनस 0.42 XU के बराबर होता है।
ठीक है। और कंप्रेसिव फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है, जो कि टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से 0.42 एक्सयू पे एक्ट होता है। और बिल्कुल पूरा जो इमेज है आपके माइंड में टिप पे होना चाहिए कि स्ट्रेस डायग्राम क्या है, इसको इमेज से याद रखा जा सकता है। आप अगर इसको इमेज को 2-3 बार ड्रॉ करेंगे फिगर को, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, और वैल्यू को लोकेट करेंगे तो आपके दिमाग में ये डेटा फिट हो जाएगा और ये डेटा आपके लिए परमानेंटली सेव हो जाएगा और आपको कहीं भी ये डेटा डिलीट नहीं होगा और हमेशा आपके लिए 2 से 4 नंबर एग्जामिनेशन में फिक्स हो जाएंगे यहाँ से आपको लिमिट स्टेट से। अगर लिमिट स्टेट से मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ तो यहाँ से मैं 2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में जरूर सेट करूँगा, क्योंकि पूरा लिमिट स्टेट ही इसी पे बेस्ड है। ओके चलिए थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आप लोग अच्छे से ग्रास्प कर लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके कैसे निकालते हैं ये चीज़ थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप मोस्ट कंप्रेशन एजेस इज डिजिग्नेटेड एज एक्सयू, ठीक है। मैंने बताया था टॉप मोस्ट कंप्रेशन एज से एक्सयू डिनोट किया जाता है। द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ बीम, ठीक है, जहाँ पे बी विड्थ ऑफ द सी बीम सेक्शन है, डी क्या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन, AST एरिया ऑफ स्टील सेक्शन इन टेंशन, एक्सयू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप एजेस। ओके अब देखिए ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये सारा चीज़ ऑलरेडी मैंने बताया है आपको। FY होता है यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, C रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, T जो है रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स है, Z लीवर आर्म है, डिस्टेंस सेपरेटिंग 2 फोर्सेज दैट मीन्स टेंशन एंड कंप्रेशन। मैंने आपको बताया था टेंशन और कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है फोर्सेज के बीच में उसे कहा जाता है लीवर आर्म। ES जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है। ओके अब देखिए यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे एक्सयू की वैल्यू को, कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसको टेंसाइल फोर्स से इक्वेट करना पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, इसको दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। जब भी एक्सयू निकालने के लिए आएगा आपको लिमिट स्टेट मेथड के अंदर में, तो आपको रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स को रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स मैंने बताया था कितना होता है 0.36 FCK इंटू B इंटू एक्सयू, और टेंसाइल फोर्स भी मैंने आपको बताया था 0.87 FY इंटू क्या AST। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्सयू की वैल्यू आ जाएगी 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाई में 0.36 FCK इंटू B, ठीक है। एक्सयू की फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। एक्सयू आप यहाँ से डिनोट कर सकते हैं, यानी मैथमेटिकली आप एक्सयू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखिए कि कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर हमको इक्वेट करना है। तो इक्वेट कब करोगे, जब आपको कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स पता होगा तो इक्वेट करेंगे, वहाँ से एक्सयू की फार्मूला ये हो जाएगा हमारा एक्सयू का ये रेडीमेड फार्मूला, जहाँ से आप एक्सयू लिमिट स्टेट मेथड के अंदर में सिंगल इनफोर्स सेक्शन के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सयू निकालने के लिए जो भी क्राइटेरिया था मैंने आपको बताया, और मुझे लगता है कि आपने सारी चीज़ को अच्छे से ग्रास्प किया होगा और जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसको आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है स्ट्रेस डायग्राम है, ये वाला पार्ट है स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ये स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ठीक है। बाकी के सारे प्रोविजंस मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छे से इस लेक्चर को पढ़ा होगा और आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए या आप कहीं भी काम भी करोगे तो आपको ये सारा चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेहनत करना चाहिए RCC को पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना भी सारे आप बीम सेक्शन या जो भी देखते हो आप कॉलम है, स्लैब है, सारे में स्टील का कहीं ना कहीं यूज़ होता है और सारे जो है RCC सेक्शन ही होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके अगले यूनिट के बारे में, इसके अगले लेक्चर्स के बारे में, यानी यूनिट नंबर 3 का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जहाँ पे जो और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो डिपेंड होगा जो कि सिंगल इन्फो सेक्शन, तो उसको हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए आप लोग। चलिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।